स्टूडेंट्स का हमने कॉन्सेप्ट समझा था फेडरलिज्म का। yesterday we have studied the concept of federalism. Federalism is what? It's a form of government in which government powers are divided into equal parts or different levels, like central government, state government and local government. ठीक है, तो कंसेप्ट समझा था। जिसमें जाना हमने ये भी जाना था कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था, और साथ में ये भी देखा था वो पावर्स डिवाइड के लिए किया था। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा था वो पावर शेयरिंग का लाया जा रहा था, फेडरलिज्म का लाया जा रहा था, जो इस देश में हमें देखने के लिए मिला। और वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर्स फाइनली शेयर कर दी स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि वहाँ पे भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फीचर दे रखा है वो है फेडरलिज्म का। पहला फीचर्स बहुत आसान है, क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। हम सब जानते हैं कि हमारे जो है 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है। नेशनल लेवल पर कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, मैं कह सकता हूँ ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये हम पढ़ते हैं तो ये 3 लेवल हम यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे। पहली लेवल जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और हम स्टेट को कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। ठीक है, सेकंड हम जो समझेंगे वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट थर्ड है हमारा लास्ट लेवल, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, कल हमने ये भी जाना था कि सबसे सुपीरियर लेवल कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ये ऑर्डर्स दे सकती है लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को, ऑर्डर पास कर सकती है। सबसे बड़ी है तो यही हमारी सुपीरियर है। और सबऑर्डिनेट के बारे में हमने क्या जाना था? नीचे वाला, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, अगर जिस कंट्री में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे लोकल लेवल भी हो सकती है। हमारे इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें थर्ड लेवल जो होता है, लास्ट लेवल, वो होता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको सबऑर्डिनेट भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं सबऑर्डिनेट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, और सुपीरियर जो है वो ऑर्डर करता है। ये हमने कल जाना था। अच्छा, अलग अलग लेवल्स इसलिए भी डिवाइड किए गए हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। किसको दी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद कम पावर किसको दी हुई है? स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे कम पावर किसको दी हुई है? लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से हमने लेवल्स डिसाइड कर दिया। हर कह सकते हैं कि क्लास में भी क्या होता है, बच्चे का लेवल होता है, जो टॉपर होता है लेवल 1, सबसे ज़्यादा स्टडीज़ में वो बढ़िया परफॉर्मेंस अच्छी है, और सबसे घटिया जो होता है लोअर लेवल होता है ना, दैट इसको हम डी ग्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें बात कर रहा है कि हर लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स लड़का है, या राम नाम का लड़का है, राम, ठीक है, वो इंडिया में रहता है। ठीक है, इंडिया में रहता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में रहता है तो इंडिया जो चलती है वो गवर्नमेंट से चलती है। तो इंडिया की गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी? इंडियन गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है, भारत देश का रहने वाला नागरिक है, तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता होगा। उसकी काउंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिटीजन्स में की जाती होगी सेंट्रल लेवल के बेस पे, अगर हम देखें। ठीक है साहब, इंडिया के इसमें आता है, तो कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा क्या हो गया? राम हो गया। ठीक है ना, उसका पार्ट हो गया, माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। अगर वही राम जो है उत्तर प्रदेश में रहता है, और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट चलती है वो चलती है कौन सी गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलती है। तो उस गवर्नमेंट का नाम क्या होगा?
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। गाड़ियों के पीछे देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर ये उत्तर प्रदेश में रहता है तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट होगी वो यूपी गवर्नमेंट होगी, और उत्तर प्रदेश में रहता है तो कह सकते हैं राम जो है वो उत्तर प्रदेश का भी नागरिक है, वहाँ का भी सिटीजन है, तो सेकंड लेवल पे भी राम जो है स्टेट गवर्नमेंट का सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। एट द नेशनल लेवल पे कैसा सिटीजन था वो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था। अब स्टेट लेवल पे कैसा सिटीजन होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होगा, यूपी गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं वो यूपी में भी आगरा में रहता है, आगरा में, और आगरा में भी क्या है, अच्छा हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि कोई भी एरिया जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो अर्बन एरिया होगा जिसको हम शहरी एरिया बोलते हैं, या फिर वो रूरल एरिया होगा, ग्रामीण इलाका गांव का, ठीक है ना। अच्छा गांव में जो चलती है वो पंचायत चलती है, और शहर में क्या चलती है, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका जिसको हम कहते हैं। पंचायत में कौन मेन होता है, सरपंच, और म्यूनिसिपैलिटी में कौन होगा, मेयर, जिसको महापौर भी होता है। और आगरा के मेयर कौन है, नवीन जैन, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, तो कह सकते हैं आगरा की लोकल गवर्नमेंट होगी। अब आगरा में रहता है तो कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का भी कंट्रोलर होगा, लोकल गवर्नमेंट का भी सिटीजन होगा। तो इस तरीके से हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि राम जो है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन बनता जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा था सेंट्रल लेवल पे, जो कि नेशनल लेवल पे होती है गवर्नमेंट, तो इंडिया का रहने वाला था, तो कैसा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। रहने वाला था उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, रहने वाला था आगरा में तो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहला हमारा पॉइंट बताता है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन, सेम सिटीजन है, ऐसे यही चीज हमारे हर देश के सिटीजन पे अप्लाई होती है, ठीक है। हाँ दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दबदबा चलता है, जैसे दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गई, ठीक है ना, पौंडीचेरी हो गई, ठीक है ना, और कौन सी हो गई, जम्मू, अब तो जम्मू कश्मीर हो गई, लेह लद्दाख हो गई, ठीक है, थोड़ी सारी हो गई हमारी। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है वो जरा देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दे रखा है जरा देखते हैं। सेकंड फीचर हमारा होता है द ज्यूरिसडिक्शन of levels of government is specified in the constitution. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कंट्रोलिंग एरिया, बॉर्डर, यहाँ तक कि जिस गवर्नमेंट का, अच्छा हमारे जो बॉर्डर्स बने रहते हैं अलग अलग स्टेट के, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, तो बॉर्डर इसलिए बनाए हुए हैं कि उस गवर्नमेंट का इलाका वहीं तक है, वहीं तक कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर होगा, बाई चांस हम राजस्थान में एंटर कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं जाएगी, वहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल किसका आ जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट का। तो आइए हम जरा देखते हैं इस एग्जांपल से। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है बॉर्डर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंट्रोलिंग एरिया, एरिया ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कोई पर्सन है, इसी को ले लेते हैं, ये राम है, ठीक है। एक हम बात कर लेते हैं, ये कोई स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा उत्तर प्रदेश का बोला जाता है और ये वाला बोला जाता है राजस्थान का, ठीक।
बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया होगा तो यहाँ तक के इस वाले एरिया तक की जो ड्यूटी है या इस वाले एरिया तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोलिंग बॉर्डर जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का माना जाएगा। और राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ तक का जो बॉर्डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो राजस्थान गवर्नमेंट की मानी जाएगी। ठीक है। अब राम क्या करते हैं साहब, ये कहीं घूमने निकलते हैं। कहाँ घूमने चले? जयपुर। चलो चलते हैं। तो हम आगरा से गए। आगरा उत्तर प्रदेश के एक कोने पर पड़ता है और हम गए साहब जयपुर। तो जाहिर सी बात है ट्रैवल करके जाएंगे। अब ऐसा हुआ कि भाई इनके साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया और वो यहाँ तक ही पहुँच गए थे, वो धौलपुर तक। धौलपुर राजस्थान में आता है? यस, धौलपुर तक पहुँच गए। तो अब कोई केस वेस वगैरह हो गया, ठीक है ना, कुछ भी बात हो सकती है। तो वो कौन से गवर्नमेंट की पुलिस को, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को कांटेक्ट करेंगे? राजस्थान गवर्नमेंट। क्योंकि अब वो धौलपुर जो है वो हमारा राजस्थान में आता है, तो राजस्थान के बॉर्डर के अंदर होगा, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट के पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। अब वो आ तो रहे थे उत्तर प्रदेश वाले से, गवर्नमेंट से, एरिया से, तो यूपी की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अगर उत्तर प्रदेश वाले ही में ही कुछ बात होती तो यूपी गवर्नमेंट की होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो धौलपुर में आ गए हैं, धौलपुर तक रीच करें तो जाहिर सी बात है राजस्थान गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है केस को रजिस्टर करने की। तो ऐसा ही हमारा जो है अलग अलग गवर्नमेंट का एरिया स्पेसिफाई होता है। ये मैंने दो अलग अलग स्टेट्स का बोला है। अगर बात करो लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल का देख लेते हैं। ये वाला कोई एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना, ये वाला इलाका मथुरा में आता है और ये वाला इलाका आगरा में आता है। तो जाहिर सी बात है मथुरा और आगरा में लोकल गवर्नमेंट होगी। ठीक है। जैसे लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थान, तो ऐसी सरकार जो उस स्थान के बेसिस पर बनाई जाए, इसीलिए उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार। ठीक है, यहाँ से करते हैं। ठीक है साहब, इसमें भी क्या है, ये वाला एरिया आगरा की जो गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट, वो आ जाएगा, और ये वाला एरिया जो है मथुरा वाली गवर्नमेंट का आ जाएगा, लोकल लेवल का। ठीक है। अब सपोज करें हम दर्शन करने के लिए गए कृष्ण जी के जन्माष्टमी पर, तो जाहिर सी बात है मथुरा में जाएंगे। तो यही क्या है, राम जो है दर्शन करने जाता है जन्माष्टमी के लिए, तो मथुरा में ही जन्म कृष्ण भूमि है, तो ये एंटर करने गए। ठीक है। अब ये यहाँ तक तो ड्यूटी आगरा जो लोकल गवर्नमेंट की पड़ती है वहाँ तक की हो जाती है। अब ये वहाँ पे ऐसा हुआ मथुरा में लौट रहे थे। ठीक है, मथुरा से पहले ही एक जगह पड़ गई, सपोज कर लो फरै मान लेते हैं। ठीक है, फरै पड़ गई। फरै जो पड़ती है वो जगह पड़ती है आगरा के आसपास, बॉर्डर कह ले या फिर उससे पहले ही पड़ती है आगरा से। ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने चाय पानी पिया और चाय पानी के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया। वहाँ पे पैसे चार्ज कर लिए उनसे ज़्यादा, तो भाई जो जितना अमाउंट आना चाहिए वो हाईवे पे इतना लेवल क्यों प्राइस ज़्यादा दिया जा रहा है। तो उन्होंने केस कर दिया कि साहब ये तो कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसको हाई प्राइसेस दे दिए। अब जब ड्यूटी आ जाती है तो कौन सी एरिया की गवर्नमेंट फाइल करेगी केस को? आगरा, क्योंकि वो आगरा में आ रही है। ठीक है। और हाईवे पर अगर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी महंगी चीज़ मिलती है, अब कुरकुरे का पैकेट ही ले लो जो 5-10 रुपए का आता है वो 2-3 रुपए महंगा देंगे। ठीक है ना, ये हाईवे पर अक्सर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो जुडिस्डिक्शन होता है वो स्पेसिफाइड कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि ये जो एरिया दे रखा है ये सारी चीज़ें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है। अगर, और हम सब जानते हैं जो पहला आर्टिकल है वो हमारे नेम ऑफ द टेरिटरी, नेम ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात करता है, तो साथ में कैसे हमने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है उसके बारे में बात कर रहा है। अब स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है तो जाहिर सी बात है उसकी अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसी में ही हमने चीज़ को समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे स्टेट्स का दे रखा होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे स्टेट्स का दे रखा होगा, तो जाहिर सी बात है राजस्थान यूपी का भी दे रखा होगा। तो वो एरिया जो बता दिया जाता है कि इस एरिया को हम जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लेंगे, ये वाला एरिया का जो कंट्रोल होगा वो राजस्थान गवर्नमेंट में होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलती कर देंगे। हाँ, तो ये बात जो दे रखी है कि अलग अलग, अच्छा जो इसमें कोई भी बात हो जाती है, स्टेट का मैटर हो जाता है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है।
ठीक है ना। और इसीलिए हम उसमें उसके लिए स्पेशली एक लिस्ट बनाई जाती है, स्टेट लिस्ट, जिसमें मैटर्स कौन डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही कर रखी है। नेक्स्ट अब हम फीचर की बात करते हैं। थर्ड हमारा जो फीचर है, आइए जरा देखते हैं। Changes in the constitution can be made by the consent of each other। ठीक है। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पर 396 आर्टिकल्स होते थे, 395 या 96, ठीक है ना। आज के टाइम पे आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, जाहिर सी बात है। तो आर्टिकल्स बढ़ाना या पुराने लॉ में कुछ चेंज लाना, ठीक है, चेंज लाना, तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। नॉर्मल भाषा में बोले जाए तो मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ इज नोन एज व्हाट, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में संशोधन कहते हैं। यानी कि कोई भी किसी भी आर्टिकल के बारे में अगर हमें वो पसंद नहीं आता ज़्यादा टाइम तक, तो हमारी जो है अलग लेवल की गवर्नमेंट, अलग लेवल का हाउस जो है वो चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी को ही हम कहते हैं अमेंडमेंट लाना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। हमारे देश के संविधान में संशोधन करना। अच्छा, कोई चीज़ गलत हो जाती है और हमें बाद में रियलाइज़ होती है कि भाई इसका असर गलत हो रहा है, पहले टाइम पे तो अच्छी अच्छी लगी हमें, पर गलत हो रहा है, तो क्या हम उसमें चेंज कर देते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही हम इस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जरा देखते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो एक पार्ट होता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर पार्ट होता है। और हम सब जानते हैं लेजिस्लेचर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, इसको हिंदी में विधायिका कहते हैं। और हम सब जानते हैं विधायिका क्या करती है, लेजिस्लेचर क्या करती है, टू मेक द लॉ, ठीक है, कानून बनाने का काम करती है। इसका फंक्शन बात करें तो क्या आता है, टू मेक द लॉ। अब ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन से पार्ट्स में? एक होता है पार्लियामेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट लेजिस्लेचर। And the parliament is further divided into two parts, such as Lok Sabha, which is known as lower house, and second house is Rajya Sabha, which is known as upper house. And the state legislature is also further divided into two parts. First one is legislative assembly, and second is legislative council, ठीक है। लोकसभा को एक्चुअली हिंदी के वर्ड हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, यही है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा हिंदी में ही बोलते हैं। राज्यसभा हिंदी का वर्ड है और इंग्लिश में अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बेस पे अगर देखी जाए तो राज्यसभा की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग स्टेट से निकल कर आते हैं कैंडिडेट, जो एक तरह से वहाँ के एमपीज बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर इंपॉर्टेंस जो है वो राज्यसभा की होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं।
विधान सभा, और इसको हम कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस को समझने पहले एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके इन दोनों के मेंबर्स जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा वाले के, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपीज। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो बोले जाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्टेट लेवल पर हाउसेस बनते हैं। ऐसा भी है कि स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसमें दोनों ही हाउसेस हैं। इसमें एक हाउस होता है वो हमारा यूनिकैमरल बोला जाता है। जहाँ पे स्टेट असेंबली आती है तो उसको हम यूनिकैमरल कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरह का हाउस ही दे रखा है। स्टेट्स कौन कौन सी होगी? ठीक है, वो एक स्पेसिफिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो स्टेट्स। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा बाइकैमरल है, दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिक्किम वगैरह या जो छोटी मोटी स्टेट्स हो जाती है, वहाँ पे कुछ स्टेट्स को मिलाकर एक ही दो चुनिंदा होती है। 7 सिस्टर्स की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक ही तरह की चलती है। ठीक है, यूनिकैमरल हुई। और जो बड़ी बड़ी मेजर जो ब्रॉड स्टेट्स हैं वहाँ पे दोनों हाउसेस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और जहाँ पे दोनों होते हैं तो वो बाइकैमरल बोला जाता है, वहाँ के दोनों हाउसेस वर्क करते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स मिलकर चेंज ला सकते हैं। अगर सपोज करो कहीं से कोई भी मैटर उठता है, कोई बात उठती है कि साहब आगरा में कुछ बात हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट ट्राई करेगी वहाँ से चेंज लाने की। अगर वो चेंज नहीं ला पाते तो स्टेट लेवल में ये दोनों हाउसेस कोशिश करेंगे चेंज लाने की, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन दोनों हाउसेस को चेंज लाना कॉन्स्टिट्यूशन में। इनके जो मेंबर्स होंगे एमएलएस और एमएलसीज मिलकर चेंज ला सकते हैं। अगर इन पे भी अगर वो बात नहीं मानती तो फिर वो यूनियन लेवल पर जाता है मैटर, नेशनल लेवल पे, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा, और जो इनमें से जो मेंबर्स निकल के आ रहा होगा वो, अच्छा इसके बाद अगर प्रमोशन की बात करें तो राज्यसभा का मेंबर ही बन जाता है। इसका मेंबर राज्यसभा का ही बन सकता है अगर वो अच्छा खासा इलेक्शन जीतता है, तो वो यहाँ पे इस बात को उठाएगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में भी क्या है, चेंज लाया जा सकता है। जब कभी भी बिल बनता है तो सारा वो बिल जो है इन लेवल ऑफ हाउसेस पर पास होता है, वैलिड माना जाता है। अगर यहाँ के पीपल्स 50% राजी हो जाते हैं तो वो आगे हाउसेस में फर्दर चला जाता है, और फिर यहाँ पे भी पास हो जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर वो आगे जो है वो क्या बन जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद एक्ट बन जाता है, लॉ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं किसकी? कंसेंट का मतलब होता है सलाह। ठीक है, एडवाइस या सजेशन। अगर हमारे मेंबर्स जो हैं एग्री हैं, ठीक है, कंसेंट कह सकते हैं, कंसेंट होता है एग्री। अगर सभी लोग सहमत हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब वो सहमत कौन कौन से हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे? एमएलए को सहमत करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा कि भैया चेंज ला रहे हैं, रेडी हो जाओ। जो इच्छुक है चेंज लाने के लिए वो अपने वोट दे दो, हाथ खड़ा कर दो, जैसे भी उसमें वोटिंग होती है तो चेंज आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात उठती है हमारे नेशनल लेवल पे तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपीज को चेंज लाने की पूरी पावर दे रखी है, पर लोग सहमत होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स कहने का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही थी वो हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट चल रही थी,
उत्तर प्रदेश एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो है सेंट्रल लेवल की चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन मेंबर्स को एग्री होना पड़ेगा अपने एक दूसरे की बात पर, और जब ये मेंबर्स एग्री हो जाएंगे तो हम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ में हम चेंज ला सकते हैं, और इसी को ही हम अमेंडमेंट बोलेंगे। वो अमेंडमेंट की काउंटिंग हो जाती है, जैसे अब बहुत साल पहले चल रही थी, जैसे से अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो 73 और 74th अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। आजकल तो है 105 से भी ज़्यादा 100 काफ़ी 120 अमेंडमेंट्स तक हमारी हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट्स की काउंटिंग होती है, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम पे सपोज करो 120 आ रहा है और हमें कुछ चेंज लाना है, तो वो कौन सी अमेंडमेंट कहलाई जाएगी, 121 PH, ठीक है, अमेंडमेंट, सॉरी 121st अमेंडमेंट, ठीक है। अगर और आगे चेंज आता है तो हम कह देंगे वो कौन सी बन जाएगी, 122 सेकंड अमेंडमेंट, ठीक है। तो ऐसे काउंटिंग होती रहती है, जितने भी चेंजेस हमारे बीते 75 सालों में आए, 75 ईयर्स में, उनकी काउंटिंग होती रहती है चेंजेस की। जैसे पोस्ट में भी काउंटिंग करते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हीरोज होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, ये क्या अपनी पोस्ट में हैश लगा के कुछ नंबर 73 है, 732 पोस्ट नंबर है उसमें डालते हैं, तो ये भी अपनी पोस्ट की काउंटिंग करते रहते हैं। इतनी पोस्ट यानी कि 731 पोस्ट डाल चुके हैं तभी तो 732 आई है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो चेंज आता है उसके भी अमेंडमेंट का नंबर डिसाइड किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर। तो इस तरीके से क्या है हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। हमें क्या है एमपीज एमएलएस को एग्री करना पड़ेगा सेम पॉइंट पे, सेम मीटिंग बिठाकर, तुम्हें बात पसंद है, एग्री करने के लिए वोट दे दो, हाथ खड़ा कर दो, जैसे भी है। जिसमें 50% मेंबर्स एग्री हो जाते हैं तो वहाँ पे हम चेंज ला सकते हैं। और हम सब जानते हैं आज के टाइम पे मेजॉरिटी जो है बीजेपी वालों की है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ हमारा जो फीचर है हम जानेंगे अलग अलग डिफरेंट लेवल पे जो रेवेन्यू होता है वो भी अलग अलग डिसाइड होता है। तो फोर्थ हमारा जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू of each level of government are clearly specified in the Constitution. ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है सरकार के इनकम किसी भी तरह से, ठीक है। सोर्स का मतलब होता है ओरिजिन, कि वो सरकार को जो इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को हो रही है, वो कहाँ से हो रही है। और ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हुआ किस मैटर से रिलेटेड हो रही है, तो किस गवर्नमेंट को वो इनकम रिसीव करनी चाहिए, तो वो हमारी ईच लेवल बोली जाएगी। और हम सब जानते हैं हमारे लेवल कितने होते हैं, 3 लेवल, सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी काम आती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट काम आती है, और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट काम आती है। इसमें हम ब्रॉड, अगर हम इंटरनेशनल नॉर्मल कॉन्सेप्ट लें तो 2 तरह की गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। चलो एक हम लेवल को हटा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। और ये सारा लेवल भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मतलब कौन, अगर कोई सी भी इनकम हो, कोई भी तुम चीज परचेज करोगे तो किस गवर्नमेंट के पास जाएगा उसका इनकम, उसका रेवेन्यू जो है, जो भी तुम खर्चा करोगे वो किसके पास जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। अच्छा, हम गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, टैक्स होती है, यानी कि जो भी हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट के पास जाता है। और वो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट हमारे सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करती है,
हमारे लिए रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह कह सकते हैं, रेल मेट्रो वगैरह, ये सारी जितने भी चीज़ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो हम देख रहे हैं वो क्या उसमें किसका पैसा लगा हुआ है? सरकार। और सरकार कहाँ से लेती है? हमसे लेती है, पब्लिक से लेती है। तो जो टैक्स रिसीव जो किया गया है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वो रेवेन्यू इनकम होती है उसकी, ठीक है, आ रही है इनकम आ रही है, ठीक है ना। लगाना किस पे? सरकार किसके लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के भले के लिए काम करती है, तो उन्हीं पे ही खर्च करेगी। सरकार अपना कुछ नहीं करती, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पैसे देती है, पर ज़्यादा खर्चा वो पब्लिक पे ही करती है, क्योंकि पब्लिक से लिया तो पब्लिक को तो देना पड़ेगा, ठीक है। हम इसी की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सरकार की रेवेन्यू इनकम टैक्स से होती है मेजर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है, टैक्स से इनकम होती है। टैक्स किसी भी तरह का हो सकता है, चालान से भी इनकम होती है। भाई जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो पुलिस वाले चालान भी रिसीव करेंगे, मतलब पर्चा काटेंगे, चालान से भी होती है। या कभी कभी जो है जो इंसान कभी कभी गवर्नमेंट जो है किसी की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है, ठीक है, तो वहां से भी इनकम होती है, उसको सेल कर देगी, उसे जो नीलामी करेगी उसकी जो पैसे आएंगे इनकम हो जाएगी सरकार की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी को अगर उसने सीज कर दिया है, उसकी नीलामी करके बिडिंग करके वो बेच देती है, और जो भी उसका इनकम पैसा आता है वो गवर्नमेंट रख लेती है और हमारे लिए पैसा लगाती है। इन सब का इस्तेमाल पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज में हम सब जानते हैं हमारे लिए क्या बनवाती है? रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, ब्रिजेस वगैरह बनवाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में अगर हम बात करें टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जल निगम जिसके लिए बना हुआ है गवर्नमेंट वो करवाती है। और क्या हो सकती है हमारी? रेलवेज वगैरह, स्कूल्स, जो बच्चों का एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इस एजुकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल के लिए भी हमारी देती है, ठीक है ना। ये पता है, ये जो एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्कूल से फीस कम होती है। सरकार कम खर्चों में, कम फीस में समाज का भला कर रही है, तो यही तो उसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है कम प्राइसेस में वो करती है, कम प्राइसेस में जो है प्रोवाइड करती है, फीस कम लगती है जिससे कि समाज का भला हो, क्योंकि हर कॉमन मैन जो है इतना हाई प्राइस पे स्कूल को तो फीस अफोर्ड कर नहीं सकता है, या उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये अच्छा, हमने जो बात करी थी चालान वगैरह, जो ट्रैफिक वगैरह, जो अगर किसी भी अगर हम रूल को तोड़ते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, बस कह देते हैं आ जाओ जी दिखाओ, चेकिंग कराओ, फोटो वगैरह खींच लेते हैं, तो ये हमारा होता है। प्रॉपर्टी सीज यानी कि अगर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी बात चल रही है, लोन वगैरह चल रहा है, उसको चुका नहीं पाए, या कोई भी और बैंक का लोन वगैरह चल रहा है, या कोई किसी चीज़ गिरवी पे रखी हुई है उसका हम वो नहीं कर रहे हैं, मॉर्गेज पे रखी हुई है, तो प्रॉपर्टी हमारी सीज हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या है वो नीलामी करने का काम करती है, वहाँ से पैसे रिसीव होते हैं, वही उसकी रेवेन्यू इनकम हो जाती है। जैसे उसमें जो घर है वो सील हो जाता है, उसके बाद जितना उनका लोन होता है वो अपने पैसे वापस लेके बाकी उस इंसान को वापस तो कर देते होंगे ना। वापस भी कर दें, वो तो जितना दे दिया उसने दे दिया, ठीक है, आगे वो नहीं चुका पा रहा तो घर सील हो गया, घर को बेच दो, जितने जाओ पैसे कहीं भी मिले, रहो। जितने पैसे मिले सब अपने पास। हाँ, ठीक है, इसी का नाम गवर्नमेंट है। तो ये सारी जो इनकम है, अच्छा आजकल जो टैक्स जो चल रहा है 2016 में आया था जीएसटी, है ना, इसको बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक कुछ टैक्सेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, किसी भी सरकार, किसी भी पर्सन की इनकम होती है तो इनकम पे टैक्स दिया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज व्हाट? इनकम टैक्स। सर एनुअल इनकम कितनी ऊपर होती है जिस पे इनकम टैक्स लगा देते हैं? बताते हैं बेटा।
सपोज कर लो ये हमारे पर्सन है राम एंड श्याम, पुराना एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं, इनकी इनकम होती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है टैक्स की, अगर देखा जाए वो एक लिमिट है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख की जो इनकम है 2,50,000 की, उस तक तो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, इससे बड़ी तो टैक्स लगता है। पर ये नाम वाला है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ी सी भी अगर ऊपर जाती है उसमें रिबेट मिल जाती है। रिबेट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ कंसेशन और डिस्काउंट। अब देखो जरा, देखो एक मैं लिमिट बता रहा हूं 5 लाख की, ठीक है, एक लिमिट है 2.5 लाख की। चलो इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्या बता रही है जरा देखते हैं। कोई भी इंसान है 20,000 पर मंथ कमा रहा है, तो एनुअल इनकम क्या होगी 20 इंटू 12, 240, नहीं आ रहा, एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम्हारी इनकम 2,50,000 से ऊपर जाती तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है फाइल रिटर्न करने की, इनकम टैक्स रिटर्न करने की फाइल, तो जिम्मेदारी बनती है, ठीक है सर। इनकम 30,000 हो गई, 30,000 के हिसाब से 12, 3,60,000, ठीक है। टैक्स लगना चाहिए, कायदे से तो लगना चाहिए, पर लगता नहीं, बात नहीं। अगर इनकम है 40,000 की 12 के हिसाब से, तो क्या हुआ 48, 4,80,000, टैक्स लगना चाहिए, लगना चाहिए, पर नहीं लगेगा, हम नहीं लगवाएंगे। इनकम हुई है 50,000 की, पर मतलब एनुअल इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है। हाँ एनुअल पे लगता है, तो ये कितनी हो गई 6 लाख, टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। और अब तो लगेगा क्योंकि 5 लाख से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे लगेगा जरा देखते हैं। इसमें एक रिबेट प्रोवाइड कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर तुम्हारी इनकम अप टू 5 लाख जाती है, अप टू 5 लाख, तो तुम्हें क्या है, जो भी टैक्स होगा उसमें 12,500 की जो है रिबेट मिल जाएगी, कंसेशन मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख तक आती है। 1 रुपया भी ऊपर आ गया तो टैक्स पूरे पे लग जाएगा, 5 लाख के ऊपर जितने भी 5 लाख एक पे टैक्स लगाना, जरा हम सीखते हैं कैसे लगती है। हम एक इनकम पकड़ लेते हैं अप टू 5 लाख पे कर लेते हैं, क्या दे रखा है। अच्छा, हमने समझी थी इसके टैक्स स्लैब होते हैं, बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। जो 2.5 लाख तक को इनकम होती है ना, वो एग्जम्प्ट होती है, मतलब कोई टैक्स नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो 10,000 भी कमा रहा होगा 1,20,000 के हिसाब से कोई टैक्स नहीं, ठीक है सर। और 2.5 लाख के ऊपर जो है, आगे के 2.5 लाख बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे 5 लाख तक, तो हमारी होती है 5% का टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स देना पड़ता है, और अबाउट 10 लाख 30% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। प्लस इसमें हमारे डिडक्शंस वगैरह आ जाते हैं, वो तो कम करने के लिए होते हैं। इसमें हम सेस देते हैं 4% का, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं क्या 2.5 लाख लिखते तो कोई टैक्स नहीं है, ठीक है सर। इसके हिसाब से हम चलेंगे। क्या अगर सपोज करो कोई 30,000 कमाने वाला इंसान है, तो 30,000 के हिसाब से कितनी होगी इसकी 3,60,000। भाई शुरुआत के 2.5 लाख पे तो जीरो इनकम है, एग्जाम्प्ट है। अब कितने बचे हमारे 360 250 चले गए तो 90 बचे या 110 110 बेटा 3,60,000 में से
अगर हम 250 कम कर लेते हैं तो हमारे 110 बचते हैं, ठीक है ना, 1,10,000। तो आगे के जो 1,10,000 हैं उस पे लगेगा 5% का टैक्स। अभी सिर्फ लग रहा है, एक्चुअल में नहीं लगेगा, वो मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, 1,10,000 पे 5% कितना हो गया हमारा 5,500। 10% हो गया, ठीक है सर 55,000 हो गया। ठीक है 5,500। तो अभी जो निकल कर आ रहा है 1,10,000 पे 5,500 हो रहा है, और 5,500 टैक्स आ रहा है। इसको हम प्लस करेंगे, जीरो वाले को 5,500 को 5,500 आ रहा है, पर हमें सरकार ने ये भी बता रखी है कि जो अगर 5 लाख तक है तो 5 लाख के आसपास है इनकम, 5 लाख तक है 3,60,000 अप टू है ना, उसी के अंदर है ना। तो तुम्हें क्या है, ये पूरे पे रिबेट मिल जाएगी 550 पे, 5,500 पे, ठीक है ना। कहाँ तक मिल सकती है, सिर्फ 12,500 तक मिल सकती है, क्योंकि 5,500 टैक्स आ रहा था, 5,500 पूरे पे रिबेट मिल गई, उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, और अगर 12,000 से ज्यादा हो गया तो फिर उसे देना ना पड़ेगा। 5 लाख से ज्यादा हो गया, मतलब वो हाँ rebate- फिर नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी नहीं। सिर्फ 5 लाख तक है जिसपे 12,500 12,500 तक की रिबेट मिलती है। 5 लाख एक भी हो गया तो 12,500 तो गए, पूरे 5 लाख एक है तो फिर पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं बात करूं 40,000 की, $40,000 के हिसाब से 4,80,000 आ रही है हमारी इनकम, ठीक है 4,80,000 आती है 40,000 के हिसाब से। इसको हम यही एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्लैब लिख देते हैं। अप टू 2.5 तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबाउट 10 लाख से 30%, ठीक है। 40,000 हमारी इनकम है, 12 के हिसाब से 4,80,000, ठीक है ठीक है। अप टू 5 लाख कितनी थी, 0, 2.5 लाख एग्जाम पे। अच्छा अगर मैं 480 में से 250 घटा देता हूँ तो कितने बचते हमारे, किसमें से 480 में से 250 2,30,000। 5 लाख तक जाने तो कह सकते हैं कि पूरे 2,30,000 पे 5% का टैक्स लगेगा, तो कितना आएगा हमारा 23,000 का क्या होता है 11,500, 11,500 टैक्स कितने का बनना है 11,500 का। रिबेट कितने की मिल रही थी, ज्यादा से ज्यादा 12,500 तक मिल रही थी, 12,500, तो पूरे 11,500 जो है वो एग्जम्प्ट मानी जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा ये तो अभी मैंने सेस इंक्लूड नहीं किया है, सेस इंक्लूड किया जाता है तो और थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, तो पूरे वो हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ 50,000 की इनकम है तो 6 लाख हो गई, 6 लाख, 2.5 लाख तक 0, आगे की। अच्छा 2.56 लाख में से 2.5 घटाए तो कितने बचेंगे हमारे, किसमें से 2.6 में से 2.5 6 में से 2.5, 3.5 हाँ ठीक है ना 3.5। तो आगे के 3.5 लाख पे से 5% कर लो, कितना हो गया, कितना हो गया, पैंतीस सौ को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 17,500। तो शुरुआत पे तो 0 था, 17,500, और वो रिबेट तो मिलेगी नहीं क्योंकि देखो इनकम जो है वो 6 लाख जा रही है हमारी,
सर 20% नहीं होगा? जैसे 5 लाख से ऊपर से हुए। हाँ, आपने दिखाया था। इस लिमिट में आ रही है बेटा। हमने 2.5 लाख तो पहले घटा दी ना, अच्छा सर। बचे हुए पे लगता है ये। अच्छा। ये 2.5 confusion लाख ऐसी से लोग कम हैं। पे। हाँ 2.5 लाख हो गया तो जीरो है, ठीक है। आगे का अगर इतने का गैप बन रहा है, आगे के 2.5 लाख, तो उस पे 5%। सर मतलब अगर क्या कहते हैं वो 2.5 लाख उसमें से कम करेंगे फिर जितने बच रहे हैं फिर उसमें बचे हुए पे लगता है बस, बचे हुए। ठीक है। 70,000 और इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सेस और जोड़ देते हैं 4% का, तो 4% का सेस हम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 4 कर दो, क्या हो जाएगा 4 5 से 20, 4 7 से ये हो गया 20, 30 और 7, 7। तो 700 रुपये का हमारा सेस बन गया 4% का। 007,512, 8 ठीक है 8, 180। 18,200 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम जो है 5 लाख से ऊपर चली गई, और 5 लाख से ऊपर चलेगी तो पूरे पे टैक्स लगेगा। अब देखो कहाँ 5 लाख पे नहीं देने पड़ रहे थे, कहाँ अब 6 लाख पे देने पड़ रहे हैं, 1 लाख का बढ़ गया, ठीक है। अच्छा 5 लाख का अगर हम एग्जैक्ट जो अमाउंट निकालते हैं, वो जाहिर सी बात है हमारा जो है कुछ पॉइंट्स में निकल कर आता है, 45,000 से कम में आता है। अगर 1 रुपया भी इसमें बढ़ गया तो उस पूरे, अच्छा कोई इनकम सपोज कर लो 5 लाख 1 रुपये है, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? दिन में कोई आया है ठीक है। लेडीज, मुझे लगता है उनकी अगर किसी भी पर्सन की जो इनकम है 5 लाख 1 रुपये है, तो ये 1 रुपया भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब जरा इस पे देखते हैं, तो 2.5 लाख पे तो जीरो इनकम है, ठीक है। आगे कितने बचे? 2.5 लाख रुपए एक, ठीक है? अब इस पे कितना लगेगा? 5%, तो देखो 2,50,000 1 रुपए पे 5% लगेगा, सर अगर पॉइंट में आ रहा होगा तब भी। बिल्कुल। 0.25 पैसे हो तो भी। यस सर यही मैं पूछ रहा था। पैसे मैंने इनकम उठाती है, ठीक है। तो इतना करीब आ रहा है हमारा 2,50,000 1 रुपए पे 12,500.5 आ रहा है, ठीक है, ठीक है साहब। तो इतनी हमारी इनकम आ गई, 4% का सेस जोड़ देते हैं, क्योंकि 5 लाख तक ही हमारी एग्जाम वो थी, 12,500 हमें रिबेट मिल रही थी, पर 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो अब 1 रुपये के बढ़ने से पूरे 5 लाख पे टैक्स लगाया जाएगा, और ये होगा उसका खतरनाक। तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान 1 रुपया फालतू मत बढ़ाना, ठीक है। सर वैसे- ले देकर कर लेंगे सर कुछ। 500, हाँ, ठीक है ना, 500 रुपये बढ़ जाएंगे तो ये कितने हो गए? 13 लाख, नहीं सॉरी 13,000, ठीक है ना। तो 13,000 का टैक्स देना पड़ेगा। 1 रुपए बढ़ने पे। हाँ 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही 1 रुपया बढ़ गया 13,000 दे दो, ठीक है। तो ये टैक्स की वो है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी इनकम टैक्स की क्लास हो रही थी और तुम 10वीं क्लास के बच्चे हो, सवाल मेरे से 14वीं क्लास में पूछ रहे थे, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, हमारी अब वैट आया, ठीक है। वैट में क्या होता है? वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, अगर वो अलग अलग लेवल पे उसमें वैल्यू ऐड होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे अगर मैं बात करूं या उसके होलसेलर पे कुछ भी, तो एक वैल्यू एडेड टैक्स होता था पहले, अब वो नहीं होता, उसका मॉडिफाइड बात हो गई है, नाम चेंज कर दिया गया है वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू मानी जाती थी, ठीक है। इनकम टैक्स जो भी मैंने बताया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सर जीएसटी ठीक है। जीएसटी का जो पार्ट है कुछ हिस्सा सेंट्रल को जाता है, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, पहले इन गवर्नमेंट्स में कुछ लड़ाइयाँ थी आपस में कि भैया कोई तो एक्साइज ड्यूटी पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, हमें क्या थोड़ा सा मिलता है, तो कुछ जगह पे कुछ मैटर्स चल रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया ऐसा है अब जो हम जो टैक्स लाएंगे 1 टैक्स 1 नेशन, ठीक है, तो उसमें इक्वल पार्ट कर लेते हैं, केक कटेगा सब में बटेगा। अब देखो क्या होता है हमारा, अलग अलग लेवल पे ये जीएसटी हमारा
अच्छा, जीएसटी की फॉर्म क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैसे सर्विस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल टैक्स बोलते हैं, ठीक है। गुड्स का एचएसएन कोड होता है, ठीक है, और सर्विस का जो होता है उसका सैक होता है। तो आधा हिस्सा, अब सपोज करो कोई भी चीज हमने परचेज करी, ठीक है, तो 1000 रुपए की कोई चीज परचेज करी, उस पे 5% का जीएसटी देना पड़ा। अलग अलग रेट्स होते हैं, 0% होते हैं, 5% होते हैं, 18% होता है, 12% होता है, और हमारा 28% भी होता है लग्जरी गुड्स पर। सर अब 13% इस साइंटिफिक पे ले रहे हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं उन पे 13%। ठीक है, 1000 पे 5% जो है वो हमारा आता है 50 रुपये, ठीक है। तो वो चीज कितने की पड़ जाएगी? 1050 की। तो जो 50% है, वो 50 रुपये जो है वो आधा आधा बट जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 25 रुपये जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास 25 रुपये जाएंगे। इस तरीके से हमारे टैक्स जाता है, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों में वो चीज़ बराबर बट रही है। दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बन जाएगी। कुछ पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कुछ पैसा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैक्स होते हैं। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, सरचार्ज, वेल्थ टैक्स और टैक्स ड्यूटी तो आजकल चलती है, ठीक है ना। और भी टैक्स होते थे, कैसे तरह तरह के टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सब खत्म कर दिए, एक टैक्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जीएसटी की जहाँ तक बात है, 5 चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। एक अल्कोहल पर, शराब पर, दूसरा पेट्रोल पर, तीसरा केरोसिन पर, चौथा सीएनजी पर, और पांचवा एडीएफ पर, ठीक है, एरोनॉटिक टरबाइन फ्यूल। सर उनमें भी तो ज़्यादा जो fuel ही- जो एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज होता है, हाँ। उस पे जीएसटी नहीं लगता। ये पेट्रोल पे ज्यादा से ज्यादा जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जीएसटी जो है वो 40% तक बढ़ा के लगा सकती है, पर गवर्नमेंट तो 200-300% जी टैक्स लगाती है हमको लूटने के लिए। इसीलिए हमें पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इसको रिसीव करती है अलग से, ठीक है। ये हमारा हमने समझा था कि अलग अलग लेवल पे टैक्स अलग अलग गवर्नमेंट रिसीव करती है। ओके, थैंक यू क्लास। सर एक चीज